एक बार फिर क्रांति के मैदान में लौटते हैं, जहां ब्रिटिश नियमित सेना ने आखिरकार विद्रोही पंक्तियों पर अपना हमला शुरू कर दिया है। और अब इस दृश्य में मौजूद फारबरी की हास्यास्पद मात्रा पर आने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। वो ये है कि इस दृश्य में बहुत सारी चीजें भी हैं जिन्हें मैं वास्तव में पसंद करता हूं। लेकिन चीजों को थीमेटिक रखते हुए इस वीडियो में मैं केवल असंख्य अशुद्धियों के बारे में ही बात करूंगा। और फिर दूसरे वीडियो में उम्मीद है कि इस बार अगले आधे साल के भीतर मैं इस दृश्य के बारे में मुझे क्या पसंद है, इस पर चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले, यहां प्रत्येक पंक्ति के बीच इतनी हास्यास्पद मात्रा में जगह क्यों है? जब पहली पंक्ति का आदमी मारा जाता है, उसके पीछे का व्यक्ति उसकी जगह लेने के लिए आगे भागता है। मानते हैं कि यह आदमी अपने फाइल साथियों को दूर से पहचान सकता है। फाइल साथी वह होता है जो आपके सामने होता है, जिसकी जगह आपको लेनी पड़ती है अगर वह गिर जाए, और जिससे आपको ड्रेसिंग भी लेनी होती है। आपको आपके सामने के आदमी के साथ लाइन में रहना होता है, जो युद्ध की परिस्थितियों में मुश्किल हो सकता है और भ्रम पैदा कर सकता है कि जब पहली लाइन में कोई गिरता है, कौन आगे बढ़ेगा। ये लाइनों को संगठित रखना भी कठिन हो सकता है। यही वजह है कि जब आप 2-3 पंक्तियों में मार्च करते हैं, फिर भी आप अक्सर चाहते हैं कि आपकी फाइलें बहुत करीब हों, चाहे आप खुले आदेश में हों। एक और मुख्य कारण है, हम जिस समस्या का सामना कर रहे हैं उससे बचने के लिए। जब सामने की पंक्ति में कोई गिरता है और पंक्तियां भयानक रूप से दूर होती हैं, तो पीछे के व्यक्ति को आगे आने और उसकी जगह लेने में कितना समय लगता है, यह देखें। खुली जगह को भरने के लिए और पंक्ति को अपनी समग्र व्यवस्था खोने से रोकने के लिए बस 1 या 2 कदम अपनी गति बढ़ाने के बजाय कुछ सेकंडों की अवधि होती है जहां वह सामने की जगह खुली छोड़ दी जाती है, क्योंकि कई बहुत विस्तारित कदम उठाना महत्वपूर्ण होता है। सामने की पंक्ति एकत्रित हो सकती है या अपनी जगह खो सकती है, जिससे दूसरी पंक्ति के व्यक्ति को दौड़कर गैप भरना और भी कठिन होता है। यहां सिर्फ 1, 2 या 3 पुरुष गिरने से गठबंधन की सामंजस्यता पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, यहां तक कि जब पंक्तियां सही दूरी पर हों। जब पिछली पंक्ति से 5-6 पुरुषों को सामने की पंक्ति में बड़े गैप को भरने के लिए कई कदम उठाने पड़ते हैं, तो यह समय लेता है और कई क्षण हो सकते हैं। अचानक 2-3 पुरुष 2 पंक्तियों के बीच में छोड़ दिए जाते हैं और वे उस जगह को नहीं भर सकते। मैं कुछ शॉट्स में घने धुओं का समर्थन करता हूं क्योंकि यह युद्ध क्षेत्र को धुंधला कर देता है। फिर भी कभी-कभी ऐसे दृश्य होते हैं जिनमें यह स्पष्ट हो जाता है कि ये पुरुष या तो पूर्ण पाउडर चार्ज नहीं चला रहे हैं, या वे वास्तविक काले पाउडर का उपयोग नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ प्रकार का फिल्मी जादू चल रहा है। इन हथियारों से निकलने वाले धुएं के कण न केवल छोटे होते हैं, बल्कि वे जल्दी ही गायब हो जाते हैं। यह सिर्फ तेज हवाओं से उड़ाया नहीं जा रहा है, बल्कि गायब हो रहा है, जबकि काले पाउडर के धुएं का मजबूत झुकाव लंबे समय तक ठहरता है। और तेज हवाओं में भी यदि आपके पास इस तरह से फायर करने वाले पुरुषों की एक पंक्ति हो, तो मैदान धुंधला हो जाएगा। निश्चित रूप से दृश्य के श्रेय के लिए करीब से देखने पर पुरुषों को फ्लिंटलॉक्स का उपयोग करते हुए दिखाया गया है। मैं ऐसी फिल्मी जादूगरी की प्रशंसा करता हूं जब सीमित मस्किटों का और कैमरा कोणों का उपयोग करके दर्शाया जाता है कि सभी पुरुषों के पास उन्हें हैं। पहले वीडियो में मेरी एक पूर्व संदेह की पुष्टि होती है, जहां एक विशाल बंदूक को स्केलेटन क्रू से कम लोगों ने संचालित किया, और अब हमारे पास एक और बंदूक है जो दुर्दशा में है और उसे सिर्फ एक व्यक्ति संचालित कर रहा है। पहले बताए गए कारणों से एक व्यक्ति द्वारा ऐसी बंदूक का संचालन बेहद असंभव है, फिर चाहे मानव शक्ति की कमी हो या नहीं। एकल शॉट के लिए भी इसे संचालित करने के सभी चरणों में समय लगता है, और यह खतरनाक भी हो सकता है। अगर आप इन चरणों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो मेरे पास इस विषय पर एक वीडियो है। आपको वहां कोने में इसका नाम दिखाई देगा, और मैं नीचे विवरण में लिंक डाल दूंगा। क्यों नहीं? अब अंत में नरकीय आग को सहन करने के बाद नियमित सैनिक दुश्मन के किलेबंदी की प्रभावी रेंज के साथ आते हैं, और वे सच्चे ब्रिटिश फैशन में एक उत्साही बेयोनेट चार्ज के साथ दिन लेने से पहले एक वॉली की पेशकश करेंगे। और इस प्रकार आदेश आता है, रेजिमेंट रुको। क्या रेजिमेंट रुको? ये किस प्रकार का आदेश है? पहले
हमारे सार्जेंट मेजर की बातें यह दर्शाती हैं कि सभी पुरुष एक ही रेजिमेंट का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जबकि यह संभव है, देखते हुए कि अच्छा, हमारे पास इस पंक्ति में ग्रेनेडियर्स की एक कंपनी है, बाएं तरफ लाइट्स की एक कंपनी है, जैसा कि हम बाद में देखने वाले हैं, और अच्छा, केंद्र सभी बटालियन के पुरुषों से बना है और पैमाना कमोवेश सही लगता है। मुझे लगता है फिर भी यह अत्यंत असंभव है कि आपके पास कभी भी इस तरह की एकल भागीदारी में और मैदान में एक ही स्थान पर पूरी रेजिमेंट होगी। रेजिमेंट के भीतर 10 कंपनियां जो लगभग कभी पूरी ताकत में नहीं होती थीं, हमेशा अन्य रेजिमेंट्स की अन्य कंपनियों के साथ ब्रिगेडेड होकर चारों ओर शिफ्ट की जाती थीं, और इस तरह अक्सर अपनी समान रेजिमेंट के अन्य पहलुओं से स्वतंत्र रूप से काम करती थीं। आपकी ग्रेनेडियर कंपनी ग्रामीण इलाकों में छापेमारी कर सकती है, वहीं आपकी लाइट्स मैदान में नई विधि की ड्रिल कर रही होती हैं। 2 बटालियन कंपनियां उस शहर में गैरिसन ड्यूटी पर हैं, और एक और कमजोर बटालियन इंग्लैंड के भर्ती कार्यक्रम के लिए वापस हो सकती है। इस तरह की सभी चीजें, आप वास्तव में एक पूरी रेजिमेंट को एक जगह पर देखने की उम्मीद केवल शांतिकाल के दौरान या किसी रेजिमेंटल समीक्षा के समय कर सकते हैं, जैसे कि तैनाती से पहले या तैनाती के बाद। अगर यहां केवल एक ही रेजिमेंट होती जिसे आदेश दिए जाते, बिना किसी अन्य के जो भ्रम पैदा कर सकते, तब भी शायद यही होता कि इस रेजिमेंट को उसके नंबर, नामकरण और नाम से संबोधित किया जाता, जो पुरुषों के लिए गर्व की बात होती। इस आदेश रेजिमेंट का पता लगाना, इसकी बहुत व्यापक और सामान्यता के कारण समझना मुश्किल है, और इसके अलावा कोई तैयारी आदेश भी नहीं है। जब आप रेजिमेंट रुको बुलाते हैं, तो आप वास्तव में उन पुरुषों को चौंका सकते हैं जो निष्पादन के शब्द पर अपनी प्रगति को रोकने के लिए तैयार नहीं होंगे। कुछ पुरुष समय पर रुकेंगे, बाकी शायद आधा कदम या ज्यादा बढ़ेंगे, बड़ी बात नहीं है। और सच कहूं तो मुझे यकीन है कि यह कुछ ऐसा होता जो वास्तविक युद्ध क्षेत्र में बहुत बार होता, क्योंकि जब आप पर सक्रिय रूप से गोलीबारी की जा रही होती है, जैसा कि नियमित रूप से यहां होता है, तो हर किसी के पास पूर्ण औपचारिकताओं के लिए समय नहीं होता। लेकिन यह अधिक उचित होता अगर आदेश इस तरह आता, जैसे 50-4, सावधान रहो, रुको। जब आप पुरुषों को ऐसे आदेश देते हैं, तो उनका तत्काल कार्यान्वयन, जैसा हम यहां देखते हैं, बहुत अधिक समझ में आता है। लेकिन यहां किया गया काम थोड़ा अधिक अभ्यासित लगता है, जितना मैं चाहूंगा, कुछ अधिक परिपूर्ण अगर आप चाहें। रुकने के बाद ड्रेस के लिए आदेश देखना और पंक्ति को खुद को वापस संगठित करने का विचार अच्छा लगता है। यह दर्शाता है कि पुरुष असमान इलाके से गुजर रहे थे और उन्हें अचानक आदेश दिया गया था। एनसीओस को उचित रूप से आदेशों को गूंजते हुए देखना अच्छा होता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पुरुष रुक रहे हैं। यदि एक आदमी हल्की कंपनी के दूसरे छोर पर होता है, तो सार्जेंट मेजर के द्वारा दूर दाईं ओर रुकने को चिल्लाने को वह सुन नहीं पाएगा। इसलिए एनसीओस और संगीतकार आदेशों को गूंज और बहुत व्यापक, अराजक युद्ध क्षेत्र में ले जा सकते हैं। फिर भी हम वास्तव में नहीं देखते कि इस प्रक्रिया में सार्जेंट मेजर कैसे काम करता है, और मानते हैं कि हर कोई उसे पूरी तरह से सुन सकता है। और अब यह खराब हो जाता है, सच में खराब। हमारे पास एक और आदेश है। सार्जेंट मेजर मस्केटों को संतुलित करने के लिए रोता है। लोग अपनी मस्केटों को संतुलित नहीं करते हैं। देखिए, मैंने जितनी भी ड्रिल मैनुअल देखी हैं, उनमें संतुलन की स्थिति इस तरह दिखती है। मस्केट को चेहरे पर लाकर ताले को बाहर मुड़ा जाता है, बाएं हाथ को ताले के ऊपर और दाएं हाथ को फूले हिस्से पर रखा जाता है। संतुलन एक युद्ध क्षेत्र की कमांड नहीं है। यह युद्ध क्षेत्र पर कोई सक्रिय लक्ष्य नहीं है। यह संक्रमणकारी गति साधारणतया कंधे से वर्तमान तक दिखाई देने वाली क्रियाओं, जैसे सलामी देने और सुरक्षा जांच के लिए उपयोग की जाती है, जहां अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी बंदूक आधे कॉक पर नहीं जा सकती जब वे ट्रिगर्स को नीचे धकेलते हैं। जबकि यह रिकवर के समान है, जो मस्केट का एक युद्ध वहन है, पॉइज का युद्ध कार्य में बिल्कुल भी कोई कार्य नहीं है। लेकिन धन्यवाद, मस्केटों को पॉइज करने के आदेश मिलने पर और संयोगवश आदेश पॉइज योर फायरलॉक्स होने चाहिए था, मस्केटों का पॉइज नहीं। किसी ने वास्तव में उस मूर्ख आदेश का पालन नहीं किया। इसके बजाय वे जैसा होना चाहिए मेक रेडी की स्थिति में आ जाते हैं। ध्यान दें, हालांकि अज्ञात कारणों के कारण सभी पुरुष रुकने के बाद तुरंत ऑर्डर पर चले गए हैं, जिसके लिए हमने न तो कोई आदेश देखा और न ही सुना।
और इससे उनका मेक रेडी पर आना उतना ही अधिक अजीब हो जाता है, जैसे कि अगर वे ऐसा कंधे से किया होता जैसा कि उन्हें करना चाहिए था। लेकिन ये एकमात्र तरीका नहीं है जिसमें सैनिकों ने आदेशों की अवहेलना की है। वे अजीब तरह से हाइव माइंड के रूप में काम करते हैं, स्वतंत्र आत्मा वाले और सामूहिक रूप से अपनी खुद की चीज करते हुए। अग्रिम पंक्ति आदेश को एक अवसर के रूप में लेती प्रतीत होती है, ताकि पहले से ही घुटने टेक लें, किसी के कहने बिना। अंततः हमारे सार्जेंट मेजर को अपनी ड्रिल मैनुअल्स की भाषा याद आ गई और उन्होंने अपने पिछले आदेश को सही करते हुए पहले ऐसा कर चुके पुरुषों को मेक रेडी करने का आदेश दिया। और बेशक पुरुष इस आदेश का जवाब तुरंत वर्तमान में आकर देते हैं। पहली रैंक को उचित रूप से फायर करने के लिए आदेश दिया और पालन किया गया। कोई समस्या नहीं, हम दूसरी स्थान पर जा रहे हैं। मुझे यह समझ नहीं आता कि सार्जेंट मेजर ने तीनों रैंकों को एक साथ फायर करने और दुश्मन पर एक और विनाशकारी वॉली देकर तेजी से दुश्मन को अभिभूत करने के लिए क्यों नहीं आदेश दिया, जैसा कि ऐतिहासिक रूप से अक्सर होता था। अगर आपके पास दो रैंक हैं तो आप दोनों को एक साथ फायर करवाते हैं और फिर आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि उसे रैंकों को तैयार करने के लिए समय देना पड़ा ताकि वे वास्तव में फायर कर सकें। और यह भी कहा जा सकता है, मुझे लगता है कि दुश्मन पर 3 अलग अलग वॉली के टकराने का एक मनोबल कारक भी होता है। ठीक है, अगर वह, जैसा कि मैंने पहले बताया था, शुरू से ही अपने रैंकों की उचित तैयारी करता, तो उसे इस देरी और व्यक्तिगत पंक्तियों के बीच विशाल अंतराल से बचना पड़ता। अब सार्जेंट मेजर को 3 तेज वॉली या विनाशकारी वॉली के बजाय अपने आदमी को लगातार गोलीबारी से जूझते हुए कुछ अतिरिक्त समय लेना पड़ता है ताकि वह दूसरी और तीसरी रैंक को आगे ला सके और वे लड़ सकें। रुको 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 सार्जेंट मेजर, नहीं, आप कमांड नहीं दे सकते। आप अभी फायर करने के आदेश नहीं दे सकते। सार्जेंट मेजर, आप मस्केटमैन को उनके साथियों के सिर के ऊपर फायर करने का आदेश नहीं दे सकते। यह तो बस आपदा को बुलावा दे रहा है। अगर उनमें से किसी ने भी अपने हथियार थोड़ा नीचे गिरा दिया होता, जो कि उस समय काल में पुरुषों के लिए आम था। यह हास्यास्पद है। सार्जेंट मेजर, आपको अपने सैनिकों को बंद करना होगा। बैरल के सामने पाउडर की जलन की अनदेखी करिए। आप अपने आधे सैनिकों को जला और उबाल देंगे। अगर फ्रंट रैंक्स में कोई भी लंबा है तो वे भालू की खालें आग पकड़ सकती हैं। ओह प्रभु, वाकई उसने ऐसा कर दिया। बधाई हो सार्जेंट मेजर। शायद आपने अपने ही कुछ लोगों को मित्रता के चलते आग से मार डाला और बाकी लोगों के कान बजाए तथा उनकी गर्दन को बारूद की जलन से झुलसा दिया है। फिर वह चला जाता है और तीसरी रैंक में ताला नहीं लगाकर आग लगा देता है। यह संभव है कि 3 रैंकों में आग लगाने की, लेकिन पुरुषों को एक दूसरे से सही दूरी पर रखने की आवश्यकता है। तीसरी और पहली रैंक के बीच की दूरी दूसरी और पहली रैंक से अधिक होने पर मित्रवत आग की संभावना और बदतर होगी। मैं आशा करता हूं कि दूसरी रैंक ने घुटने टेकने की जरूरत समझी होगी, क्योंकि हमारे सार्जेंट मेजर ने ऐसा करने के लिए आदेश नहीं दिया था। अगर भर्ती किया गया आदमी केवल आदेशों का पालन कर रहा था, तो वह उम्मीद और प्रशिक्षण के अनुसार ही काम कर रहा होगा, जो युद्ध की गठन का मूल तत्व है, आदेशों का सीधे पालन करना। तीसरी रैंक ने दूसरी रैंक को पीठ में गोली मारी, जब तक कि हर एक युद्ध क्षेत्र में स्मूथ बोर मस्केट के साथ अद्भुत निशानेबाज न हो जाए और वे सामने के लोगों के कंधों के बीच आग लगा सकें। सही सही। खैर, वह जो भी बकवास थी, उसके बाद पहली विद्रोही पंक्ति ढह जाती है, क्योंकि मिलिशिया मैन को भागते समय गोली मारे जाने का दृश्य दिखाया जाता है। और अगला, बेशक एक यादृच्छिक बटालियन का आदमी जो एक कॉर्पोरल की तरह दिखता है, उसका कंधा वहां नहीं है। जिसका कोट तक ठीक से बंद नहीं है और बस ढीला लटक रहा है, जैसे किसी प्रकार का लापरवाह। खैर, किसी भी मामले में वह हमारे सार्जेंट मेजर के पास कोई स्पष्ट कारण बिना चला जाता है, लेकिन वह निश्चित रूप से बहुत डरावना दिखता है ना? और जैसे ही यह होता है, आप निश्चित रूप से हमारे सार्जेंट मेजर को दूर से हथियारों को आदेश दो कहते हुए सुन सकते हैं, जिसे पुरुष इस बार सही तरीके से मानते हैं। हालांकि एक ऐसी स्थिति में जहां एक बार फिर उन्हें शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आप बेयोनेट्स के साथ धकेलने की योजना बना रहे हैं, तो पुरुषों को आदेश पर क्यों लाओगे? मैं समझता हूं कि उन्हें चार्ज करने से पहले कंधे या रिकवर पर लाने की बात है, लेकिन उन्हें आदेश पर जाने के लिए कहना बेतुका है। फायरिंग के बाद पुरुषों को प्राइम और लोड करने का आदेश नहीं दिए जाने पर वे पिछले आदेशों के आधार पर कंधे पर
या रिकवर पर डिफॉल्ट हो जाएंगे। फिर से सार्जेंट मेजर बस अपने लिए चीजों को और अधिक जटिल बना रहे हैं, और वह एक वैसे सार्जेंट मेजर को अपने बेयोनेट्स चार्ज करना चाहिए ना, कि वहां प्रस्तुत करना बेयोनेट्स का कोई आदेश नहीं है। और पहली और दूसरी पंक्तियों को अचानक उठने का आदेश कब से मिला? खैर, मुझे लगता है जब उन्हें बिना समझे हथियारों का आदेश दिया जा रहा था, तो शायद वे अपनी मर्जी से वापस खड़े हो गए। अब फिर से हमारे पास एक बड़ी समस्या है, जो इस तथ्य से आ रही है कि ये पंक्तियां ठीक से लॉक नहीं हैं। देखिए, जब आपके पास कई पंक्तियां उचित दूरी पर होती हैं, तो आप हर व्यक्ति से बेयोनेट चार्ज नहीं करवा सकते। वे केवल अगली पंक्ति कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ उनके सामने ही जगह होती है। इस आदेश में अगली पंक्ति वास्तव में चार्ज पर होती है, और बाद की पंक्तियां वो अपने हाथ उठाती हैं, रिकवर पर होती हैं, तैयार होती हैं किसी भी समय अगर कोई गिर जाए तो उसकी जगह लेने और अपना बेयोनेट चार्ज करने के लिए। लेकिन इस स्थिति में अगर अगली पंक्ति का आदमी गिर पड़े तो पीछे की पंक्ति वाला व्यक्ति उसकी जगह लेने बेयोनेट समतल करके आगे दौड़ता है। खैर, हम देख सकते हैं कि यह कितना कठिन हो सकता है, विशेष रूप से अगर अगली पंक्ति पूरी तरह से जम जाती है, जैसा कि पहले बताया गया था। हमारे सार्जेंट मेजर न केवल अपने लोगों को पीठ में गोली मारने के लिए, बल्कि गलती से बेयोनेट से घायल करने के लिए भी उत्सुक प्रतीत होते हैं। परंतु अंततः बेयोनेट्स का धक्का शुरू होता है। पुरुष तेजी से बढ़ रहे हैं, जो सही समय पर हो रहा है, और मैं इसकी सराहना करता हूं। जैसे जैसे वे नजदीक आते हैं, उन्हें अपनी गति को मार्च तक बढ़ाना चाहिए, पर वे ऐसा नहीं करते। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए दूसरे भाग में जाएं, जहां मैंने 18वीं सदी की विभिन्न मार्चिंग गतियों पर बात की है: धीमा मार्च, तेज मार्च और मार्च। और बिना शक के इन पुरुषों का तीव्र मार्च हम स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। ऐसा लगता है मानो वह एक सभा या कुछ ऐसा ही ध्वनित करने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं मालूम। ओह, और ये शॉट बहुत अच्छा है। अब अगर इन पुरुषों के पीछे दूसरी पंक्ति होती जिनके हाथ में हथियार होते, तो आप देख सकते हैं बेयोनेट्स आसमान की ओर उठ रहे हैं, जबकि अगली पंक्ति दुश्मन के खिलाफ संतुलित है। अगर वे अपनी टोपियां सीधे नहीं बल्कि एक तरफ झुकाकर पहनते, तो वह बस अच्छा ही नहीं बल्कि अद्वितीय होता जो हमारे पास है। और यहां से अमेरिकी दूसरी पंक्ति भी आगे बढ़ती लाल पंक्ति को देखकर तुरंत डगमगाने लगती है और टूटने लगती है। अब मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि यह साथी उस झंडे के साथ कहां जा रहा है, लेकिन अन्यथा मुझे इस दृश्य का यह हिस्सा वास्तव में बहुत पसंद है, और ईमानदारी से जो कुछ भी हम आगे देखने वाले हैं उसका अधिकांश। लेकिन फिर से हम अच्छे हिस्सों के बारे में हमारे चौथे और अंतिम भाग में बात करेंगे। अब मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन हमारे सार्जेंट मेजर ने किसी तरह फॉर्मेशन के चरम दाईं ओर से चरम बाईं ओर अपना रास्ता खोज लिया है, देखते हुए कि वह अब हल्की पैदल सेना के बीच में है। लेकिन अरे, कम से कम उन्होंने हल्की पैदल सेना को दिखाया, तो उनके पास वह है, क्योंकि हम अक्सर इस युद्ध में ब्रिटिश हल्की पैदल सेना के सैनिकों का चित्रण नहीं देखते हैं। फारबी नहीं होने के बावजूद खुले तौर पर रैंक्स तोड़ना और दौड़ने की शुरुआत आमतौर पर अच्छा विचार नहीं होता है। यह क्योंकि यदि दुश्मन पुनः संगठित होता है और अपनी जमीन पर खड़ा हो जाता है, तो आपको कठिनाई हो सकती है, विशेषतः अगर आप उस चार्ज से बहुत आगे हैं। वास्तव में हम देखते हैं कि विद्रोही पुनर्गठन की कोशिश कर रहे हैं, विलंबित और अपर्याप्त। इसलिए परिदृश्य को देखते हुए हमें इन पुरुषों से उत्साही, उत्सुक चार्ज मिलता है, जो संभवतः कार्रवाई में शामिल होने के लिए और दुश्मन को उनके लिए क्या करना है दिखाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। अंत में जब विद्रोही सेनाएं पूरी तरह टूटकर जंगलों में भागती हैं, नियमित सैनिक जश्न और राहत की चीख निकालते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लड़ाई में जीवित रहने और विजयी बनने में सफलता पाई है। मुझे यह पसंद है कि यहाँ ब्रिटिश सैनिकों को केवल ड्रोन के रूप में नहीं, बल्कि वास्तविक पुरुषों के रूप में दर्शाया गया है। अंततः रंग और बैंड को पंक्तियों के पीछे चलते हुए और रंगों के पुनर्गठन के आदेश के साथ दिखाया गया है। अच्छा, सिवाय इसके कि मैं देखना पसंद करता कि बैंड एक ठहराव पर आ जाए और रंगों पर पुनः संगठित होने के आदेश के जारी होने पर बैंड विधानसभा की ध्वनि शुरू कर दे। ड्रम्स का एक लंबा और निरंतर रोलिंग जो पुरुषों को उनके गठन में वापस बुलाए। इसके बजाय ऐसा लगता है कि पुरुष अभी भी चलते समय ही रंगों पर पुनः गठन करने जा रहे हैं।
जो शायद उनके लिए काफी कठिन साबित होगा। ठीक है सभी को। इसमें सामूहिक रूप से काफी समय लग गया और मुझे यकीन है कि फिर भी मैंने कुछ अच्छी बातों को छोड़ दिया होगा जिनके बारे में मैं बात कर सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि क्या शायद लगभग 1 घंटा या उससे कुछ ज्यादा समय मेरी विस्तार से शिकायत करने में चला गया एक दृश्य के बारे में जो कुल मिलाकर 10 मिनट से भी कम लंबा है। ठीक है, यह इन 3 वीडियो में पर्याप्त से भी ज्यादा होना चाहिए। हालांकि फिर से मेरी सभी शिकायतों के बावजूद इन सभी समस्याओं से छोटी और वास्तव में महत्वहीन से लेकर हास्यास्पद रूप से खराब तक, जैसा कि मैंने पहले कहा है, वास्तव में दृश्य के कई टुकड़े हैं जिन्हें मैं वास्तव में बहुत पसंद करता हूं। कई पहलू जो भले ही लेखकों ने युद्ध क्षेत्र के आदेशों और चालों जैसी चीजों में पर्याप्त शोध नहीं किया हो, दिखाते हैं कि कम से कम कुछ स्तर पर उन्होंने इस इतिहास के काल के लिए सम्मान रखा था। सच्चाई यह है कि ऐतिहासिक फिल्मों के मामले में मेरा मानना है कि सम्मान महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। हालांकि इस पूरी फिल्म में अन्य दृश्यों और अन्य पात्रों को देखते हुए यह भी बहुत स्पष्ट है कि यह सम्मान कम से कम और यदाकदा ही सही था। लेकिन किसी भी स्थिति में मुझे लगता है कि ऐतिहासिक प्रामाणिकता और सम्मान का प्रश्न सीधे सटीकता के विपरीत एक और दिन के लिए होगा, शायद इस बार अगले 3 महीनों के भीतर फिर से। लेकिन जब तक वह दिन नहीं आता मेरे प्रिय दर्शक, जबकि मैं सबसे अधिक उत्पादक रचनाकारों में से नहीं हो सकता हूं, मैं समझता हूं मैं अभी भी हूं और बेशक मैं आपका सबसे विनम्र और आज्ञाकारी सेवक बना रहूंगा।